हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं एसपी शुक्ला आप सभी साथियों का आपके अपने परिवार हिंदी गंगा में स्वागत, वंदन एवं अभिनंदन करता हूं। आज हम आपके बीच में लेकर के आए हुए हैं पूरे हिंदी की सबसे महत्वपूर्ण, पूरे हिंदी का सबसे जानदार, शानदार और हर एक चैप्टर में प्रयोग किया जाने वाला चैप्टर वर्ण विचार। जी हाँ दोस्तों, यह चैप्टर अपने आप में एक ऐसा चैप्टर है, एक ऐसा अध्याय है जो आपके जितने भी आप टॉपिक पढ़ेंगे हिंदी भाषा के अंतर्गत वहां पर इसका प्रयोग किया जाएगा। जरूरी ये नहीं कि आपकी परीक्षा में ये कितने मार्क्स का आता है, जरूरी ये है साथियों कि आपके परीक्षा में जितने भी मार्क्स आते हैं कहीं ना कहीं वर्ण विचार से लगे होते हैं, सटे होते हैं, तो उसको उसी तरीके से उसी अंदाज में पढ़ेंगे। तो चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं। बिल्कुल पिछले अध्याय की अगर मैं बात करूं जिसमें हमने भाषा एवं व्याकरण के बारे में थोड़ी सी चर्चा किया था, भाषा के बारे में बहुत कुछ आपको बातें बता चुका हूं। आज हमारा चैप्टर है, भाषा के आगे बढ़ेंगे। चैप्टर तो हमारा है, चैप्टर का नाम है वर्ण विचार। वर्णों पर हम विचार करेंगे, लेकिन इससे पहले हम ये जान लेते हैं कि हमने तो भाषा पढ़ लिया। आप चैप्टर में अक्सर आपने देखा होगा सामान्य हिंदी के अंदर भाषा एवं व्याकरण, तो भाषा तो पढ़ लिया, अब व्याकरण क्या होती है पहले हम उसी के बारे में जान लेते हैं। चलिए लिखते हुए चलिए, कुछ पॉइंट्स नोट करते चलिए। बाकी के नोट्स आपको पीडीएफ फॉर्मेट में हमारे जो है पीडीएफ फॉर्मेट में ऐप के माध्यम से और टेलीग्राम के माध्यम से अवेलेबल करा दिए जाएंगे। तो व्याकरण को अगर हम संस्कृत भाषा में अगर इसको हम शब्द विच्छेद करें तो आपने पढ़ा होगा वी धन आंग धन क्री धन ल्यूत। ये हमारी संस्कृत भाषा है। संस्कृत में जब हम व्याकरण का प्रस्फुटन करते हैं, वर्ण विच्छेद करते हैं, तब हम पाते हैं वी धन आंग धन क्री धन ल्यूत। और संस्कृत का नियम है, ये क्री क्या है साथियों? धातु है। क्री क्या है? धातु है। और धातु से पहले उपसर्ग का प्रयोग किया जाता है। नियम है साथियों, धातु से पहले उपसर्ग का प्रयोग किया जाता है और धातु के बाद प्रत्यय का प्रयोग किया जाता है। तो देखिए एक चैप्टर में आपका कितना प्रश्न बनता जाएगा, को रिलेट करिएगा। देखिए साथियों, तो आपसे प्रश्न बन सकता है, प्रश्न आपसे बन सकता है क्या? व्याकरण में, चलिए जवाब देते हुए चलिए, व्याकरण में कौन सा उपसर्ग है? चलिए जल्दी से जवाब दीजिए। व्याकरण में कौन सा उपसर्ग है? उपसर्ग है। अब देखिए मैं उपसर्ग का चैप्टर नहीं पढ़ा रहा हूं, आगे आएगा उपसर्ग, लेकिन हम उपयोगिता समझ रहे हैं कि कैसे एक दूसरे से ये चैप्टर इंक्लूड होते चलेंगे। आपको मैं ऑप्शन भी देता हूं। ऑप्शन आपके सामने है, ए बी, बी है आ और सी है दोनों, और उसके बाद ऑप्शन डी में दे रहा हूं साथियों, इनमें से कोई नहीं। चलिए जल्दी से जवाब दीजिए, इनमें से कोई नहीं। तो बहुत सारे साथियों के अलग अलग जवाब आएंगे। कुछ बच्चा कहेगा वी, कुछ कहेगा आप, कुछ कहेंगे दोनों, और कुछ हो सकता है कह दें कोई नहीं। क्या होगा सही जवाब? आओ पकड़ो। धातु से पहले उपसर्ग का प्रयोग, धातु के बाद प्रत्यय का प्रयोग। तो आपने कहा कि गुरुजी आप तो उपसर्ग देख के बता देंगे कि इसमें वी उपसर्ग है, वी देख लिया तो आपको लगा यार वी उपसर्ग होगा, ठीक है। आंग का मतलब क्या होता है? आ प्रत्यय। ये आंग कहने का मतलब आ ही होता है। क्या होता है? आप जो बहुत विद्वान होगा, जो बहुत पढ़ा होगा, वो कहेगा कि आंग का मतलब आ भी होता है। ये भी सही, यानी इस प्रश्न का जवाब कौन सा सही? ऑप्शन सी इज द राइट आंसर हो गया, सही जवाब हुआ। लेकिन इस प्रश्न की हम उत्पत्ति को सिद्ध करें हिंदी के माध्यम से, कैसे? ये तो हमारा संस्कृत व्याकरण का नियम कहता है कि धातु से पहले उपसर्ग, धातु के बाद प्रत्यय। आपसे प्रत्यय भी पूछा जा सकता है कि व्याकरण शब्द में कौन सा प्रत्यय है,
तो ल्यूत प्रत्यय है, ल्यूत प्रत्यय है। यहां तक क्लियर होगी चीजें। अच्छा, अब मैं इसको मिटाता हूं। इसके बारे में थोड़ा सा अगर हम अपने हिंदी की बात करें, हमारी जो हिंदी है, जो संस्कृत की उत्तराधिकारी मानी जाती है, हिंदी भाषा संस्कृत की उत्तराधिकारी मानी जाती है, अगर हम वहां पर इसको तोड़ने का प्रयास करें तो आप कहेंगे गुरुजी विधन आधन करण, विधन आधन करण से मिलकर के बना व्याकरण, व्याक्रियेत अनेन इति व्याकरणम। महर्षि पतंजलि ने अपने महाभाष्य में लिखा व्याक्रियते अनेन इति व्याकरणम, यानी जो व्याकृत करे। अब इसका आपसे पूछा जाता है अर्थ क्या होता है। विधन आधन करण, करण का मतलब होता है अंतःकरण में, वी का मतलब भली प्रकार से, भली भांति से, किसी भी विषय के बारे में, किसी भी सब्जेक्ट का भली भांति से अध्ययन करना, यानी इसका हम अर्थ कह सकते हैं भली प्रकार से, भली प्रकार समझना। लिख दीजिए भली प्रकार समझना, बस शॉर्ट में जानिए भली प्रकार समझना। अब भली प्रकार से समझना, अच्छा इसमें उपसर्ग कौन कौन से हो गए देखो, हिंदी वाले अब भूलोगे नहीं। विधन आधन करण, तो वी और आ ये क्या है, उपसर्ग है। कई बार आपके उपसर्ग के अंतर्गत, प्रत्यय के अंतर्गत सीधे यहां से प्रश्न पूछा गया है। तो व्याकरण में वी और आ दो दो उपसर्ग का प्रयोग किया जा रहा है। यहां तक चीजें क्लियर हैं। अच्छा, अब हम बात करते हैं कि व्याकरण का क्या अर्थ है या व्याकरण की परिभाषा। तो व्याकरण का अर्थ आपने देखा भली प्रकार से समझना। अगर हम आपसे व्याकरण की परिभाषा पर चर्चा करें, व्याकरण की परिभाषा के बारे में बातें करें, तो व्याकरण के बारे में आपने पढ़ा कि भली प्रकार से समझना। क्या भली प्रकार से समझना? किसी भी भाषा का शुद्ध लेखन, उच्चारण। क्या हम करते हैं? किसी भी भाषा को हम लिखते हैं, उच्चारण करते हैं, ठीक है ना। तो किसी भी भाषा का शुद्ध शुद्ध लिखना, पढ़ना व बोलना, लिखना, पढ़ना व बोलना ही व्याकरण कहलाती है। किसी भी भाषा का शुद्ध शुद्ध लिखना यानी लेखन, बोलना, बोलना, लिखना, बोलना व पढ़ना, किसी भी भाषा का शुद्ध शुद्ध, बहुत शॉर्ट में समझिए, बाकी तो आपको नोट्स हमारे मिल ही जाएंगे। किसी भी भाषा का शुद्ध शुद्ध लिखना, पढ़ना व बोलना ही व्याकरण कहलाती है। व्याकरण क्या है? तो व्याकरण के बारे में कहा जाता है व्याकरण वह विधा है, व्याकरण वह विधा है, व्याकरण वह पुस्तक है। बहुत सारे नाम दे सकते हो। व्याकरण वह विधा है, व्याकरण वह पुस्तक है, व्याकरण वह ग्रंथ है, व्याकरण वह ग्रंथ है। बहुत सारे नाम देखो, ये आपने आगे चल के पढ़ेंगे, पर्यायवाची शब्द उसी में आ जाएगा। व्याकरण वह विधा है, व्याकरण वह पुस्तक है, व्याकरण वह ग्रंथ है, व्याकरण वह नियम है, व्याकरण वह नियम है। और भी बहुत सारे नाम दे सकते हैं। व्याकरण वह विधा है, पुस्तक है, ग्रंथ है, नियम है। संवाद की वह कौशल है जिसके माध्यम से किसी भी भाषा का शुद्ध उच्चारण, लेखन और बोलन किया जाता है। यानी किसी भी भाषा का शुद्ध शुद्ध लिखना, पढ़ना व बोलना जिसके माध्यम से हम करते हैं वही व्याकरण कहलाती है। क्या कहलाती है साथियों? व्याकरण कहलाती है। अब देखो, सबसे पहले आप क्या करते हो, इसीलिए आपसे पूछा जाता है, कई बार यह भी प्रश्न पूछा जाता है कि व्याकरण में आपसे भाषा के अंतर्गत भाषा के सीखने का विकास क्रम जो पूछा जाता है। सीखने का विकास क्रम कहने का मतलब यही है कि सबसे पहले आप क्या करते हैं, भाषा को बताइए। सबसे पहले आप क्या करते हैं? पढ़ना, पढ़ना, पढ़ना के बाद आप क्या करते हैं उसको देखिए, पढ़ना, लिखना, पढ़ना, लिखना, और उसके बाद आप क्या करते हैं? उच्चारण करना, उच्चारण करना, उच्चारण करना। किसी भी भाषा का शुद्ध शुद्ध पढ़ना, शुद्ध शुद्ध लिखना, शुद्ध शुद्ध उच्चारण करना ही व्याकरण कहलाती है, व्याकरण कहलाती
है, बोलो प्यार से, समझ में आया कि नहीं? पहली चीज डेफिनेशन समझ में आई साथियों? किसी भी भाषा का शुद्ध शुद्ध पढ़ना, लिखना व उच्चारण करना, जो विधा, जो पुस्तक, जो ग्रंथ, जो नियम कहला करते हैं या कराते हैं, वही व्याकरण कहलाते हैं। अच्छा, हम बात करते हैं अगले पॉइंट पर। आपसे पूछा जाता है व्याकरण के अंग। किसके अंग पूछा जाता है साथियों? व्याकरण के अंग। अंग या कहीं कहीं पे इसी को तत्व लिख देता है। आपसे डायरेक्टली पूछा जाता है कि व्याकरण के कुल कितने अंग हैं या कुल कितने तत्व हैं। तो आपने देखा, आपने पढ़ा, आपने सुना पिछली क्लास में। मैं थोड़ा सा अभी यहां पर रिवाइज करूंगा साथियों कि जब हम पढ़ते हैं, किसी भी भाषा का अध्ययन करते हैं, किसी भी भाषा के बारे में अध्ययन करते वक्त हमने बताया था कि यहां पहले बीच में लिखता हूं, फिर मैं ऊपर से बताता हूं। देखिए, भाषा के बारे में आपने पढ़ा है साथियों कि जो भाषा की मौखिक इकाई होती है उसी को ध्वनि कहते हैं। भाषा की मौखिक इकाई ध्वनि होती है। ध्वनियों के लिखित रूप से वर्ण बनता है। वर्ण अथवा अक्षर अंतर है, मैं आगे बातें करूंगा। ध्वनि, वर्ण, और उसके बाद आपने पढ़ा शब्द, और आपने उसी में पढ़ा आगे चल करके वाक्य। अब बहुत ध्यान से समझने वाली बात है। यहां पर आपने पढ़ा ध्वनि, यहां आपने पढ़ा वर्ण, यहां आपने पढ़ा शब्द, और यहां आपने पढ़ा वाक्य। एक चीज यहां से समझिए मेरे भैया लोग, एक पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट। ध्वनि क्या होती है? भाषा की मौखिक इकाई होती है। आपसे प्रश्न किया जाता है, भाषा की मौखिक इकाई किसे कहते हैं? तो भाषा की मौखिक इकाई ध्वनि होती है। ध्वनियों का लिखित रूप वर्ण अथवा अक्षर कहलाता है। तो ध्वनियों, यहां से आप जानते रहिए, ध्वनियों का लिखित रूप वर्ण अथवा अक्षर, वर्णों के सार्थक मेल से शब्द, शब्दों के सार्थक मेल से वाक्य बनती है, फिर जाकर के हमारी भाषा बन जाती है। अब आपसे यहीं पर बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं कि जैसे आपसे कहे लघुतम इकाई, भाषा की सबसे छोटी लघुतम इकाई कहे, या लघु इकाई कहे, छोटी इकाई कहे, तो वो क्या हो जाएगा? आपका वर्ण अथवा अक्षर हो जाएगा। और ये जो शब्द होता है साथियों, शब्द के बारे में कहा जाता है कि अर्थ की दृष्टि से, आपसे प्रश्न पूछा जाता है अर्थ की दृष्टि से सबसे छोटी इकाई शब्द होती है। ठीक है, भाषा की प्रथम सार्थक इकाई, भाषा की प्रथम सार्थक इकाई पूछे, प्रथम सार्थक इकाई क्या होती है? तो इसको भी शब्द ही कहते हैं। और इसी में आप आगे चल के पढ़ोगे पद। पद जो होता है, किसी भी भाषा में जब एक ही शब्द व्याकरण के नियमों का पालन करने लगता है तो वही पद बन जाता है। जैसे मैं कहूं, आपसे मैं पूछूं, आप बताइए राम वन गए, राम वन गए। अब जैसे देखिए, इसमें राम क्या है? शब्द। वन क्या है? शब्द। गए क्या है? शब्द। यही जब आपसे मुक्त रूप से पूछा जाएगा तो यह शब्द होगा, लेकिन वही शब्द जब व्याकरण के नियमों का पालन करते हुए किसी वाक्य में प्रयोग किया जाता है तो वह पद बन जाता है। यानी यहीं से आपका निकलेगा पद, और पद यानी व्याकरण के नियमों पर आधारित, व्याकरण के नियमों पर आधारित या व्याकरण के नियमों से बंधा शब्द ही पद कहलाता है। अच्छा, वाक्य के बारे में कहा जाता है कि वाक्य जो होता है, इसे भाषा की सार्थक इकाई, डायरेक्ट आपसे क्वेश्चन पूछे भाषा की सार्थक इकाई किसे कहते हैं? तो भाषा की सार्थक इकाई वाक्य होती है। भाषा की छोटी सार्थक इकाई या प्रथम सार्थक इकाई शब्द होती है। और ये जो वाक्य होती है, इसको कहा जाता है कि भाषा का आधार होती है। क्या होती है साथियों? भाषा का आधार होती है। और भाव या भावार्थ, भाव या
भावार्थ की दृष्टि से, भाव या भावार्थ की दृष्टि से छोटी पूछ ले चाहे बड़ी पूछे, छोटी या बड़ी इकाई क्या होती है, वाक्य होती है। तो इतने सारे पॉइंट्स यहां से निकलते हैं, यही आपके क्या कहलाएंगे, व्याकरण के अंग। मैं बातें किस पे करने चला हूं, व्याकरण के अंग। अब आपसे यहां से निकालना है, आपसे प्रश्न बन सकता है, आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है व्याकरण के अंग के बारे में। तो आप कैसे जानेंगे, व्याकरण के 3 अंग माने जाएंगे। कौन कौन से 3 माने जाएंगे, एक कौन छोड़ दिया जाएगा। देखो, ध्वनियों का कोई लिखित रूप नहीं होता, मौखिक इकाई होती है, इसीलिए इसको व्याकरण की दुनिया से बाहर रखा गया। क्योंकि आपने अभी अभी पढ़ा, व्याकरण में शुद्ध शुद्ध लिखना पढ़ना व बोलना सिखाया जाता है, इसीलिए ध्वनियों को बाहर रखिए। तो व्याकरण के अंग 3 कौन कौन से हो गए, एक तो हो गया वर्ण, दूसरा हो गया शब्द, और तीसरा हो गया वाक्य। कौन सा हो गया, वाक्य। आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बाकी आपको पूरा इस मौका मिलेगा, आपको कंप्लीट नोट्स मिलेंगे। आइए अब हम बातें कर लेते हैं आपसे व्याकरण के अंग, व्याकरण के अंग। तो देखिए, व्याकरण के कुल कितने अंग हैं साथियों, 3 हैं, 3 अंग हैं। कौन कौन से 3 अंग हैं, तो आप लिखिए, वर्ण, वर्ण शब्द एवं वाक्य, वर्ण शब्द एवं वाक्य। अब ध्यान से समझना, वर्ण शब्द एवं वाक्य, जब हम वर्णों के बारे में, वर्णों के विषय में शुद्ध शुद्ध लेखन बोलन व उच्चारण करेंगे, लिखना पढ़ना व बोलना सीखेंगे, तो वही वर्ण विचार हो जाएगी। कौन सी विचार हो जाएगी, वर्ण विचार। यानी वर्णों के बारे में शुद्ध शुद्ध लिखना पढ़ना व बोलना सीखेंगे तो वर्ण विचार हो जाएगा, शब्दों के बारे में लिखना पढ़ना व बोलना सीखेंगे तो शब्द विचार हो जाएगा, वाक्यों के बारे में पढ़ना लिखना सीखेंगे तो वाक्य विचार हो जाएगा। तो बताओ मेरे साथियों, व्याकरण के कुल कितने अंग हैं, 3 अंग हैं। कितने अंग हैं, 3 अंग हैं, वर्ण विचार, शब्द विचार और वाक्य विचार। आज हम अपने जिस पॉइंट पर चर्चा करने चल रहे हैं, जिस पार्ट पर चर्चा करने चल रहे हैं, उसका नाम है वर्ण विचार। काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर हो जाता है, इसलिए क्योंकि डायरेक्ट तो बहुत सारे प्रश्न इससे पूछे ही पूछे जाते हैं, और साथ ही साथ यह सभी चैप्टर में चाहे आप शब्द विचार पढ़ेंगे चाहे आप वाक्य विचार पढ़ेंगे, बिना वर्ण विचार की सहायता से आप नहीं पढ़ पाएंगे, इसलिए इसे पढ़ना बहुत जरूरी है। आइए हम अपने चैप्टर की आगाज करते हैं। हम हिंदी के अंतर्गत पढ़ रहे हैं हिंदी। एक प्रश्न हमारा आप सभी भाई बंधुओं से भी है, अक्सर ये प्रश्न आपसे आपकी परीक्षा में पूछा जाता है, हिंदी ये वाली शुद्ध है या ये वाली शुद्ध है। अगर ये शुद्ध है तो इसका कारण बताओ, अगर ये शुद्ध है तो इसका बताओ, दोनों शुद्ध है तो दोनों का कारण बताओ। आप बचपन से हिंदी पढ़ते आ रहे हो और हमारे बहुत सारे शिक्षक बंधु भी आपको पढ़ाते आ रहे हैं। पढ़ाते वक्त भी वह हिंदी कोई टीचर ऐसे लिख देता है, कोई ऐसे लिख देता है। एक ही क्लास में आप कहीं ऐसे पाएंगे कहीं ऐसा पाएंगे, हम खुद ही आपको लिखते वक्त पढ़ाते वक्त ऐसा लिख कर दिखाएंगे। आखिर इसका लॉजिक क्या है, आखिर इसका कारण क्या है, क्लास में आपको बताना है। कमेंट करिए, बाकी मैं इसको, वैसे ये वर्तनी के अंतर्गत चैप्टर आता बहुत बढ़िया से, वहां पर हम डिस्कस करते, फिर भी हम आपसे पूछ लिए हैं तो इसका जवाब आपको देना ही है और हम इसके जवाब आपको देंगे ही देंगे। आइए सबसे पहले हम चैप्टर की आगाज करते हैं। ये प्रश्न आपके लिए है, कमेंट के माध्यम से बहुत बैठ के सोच के विचार करके आप बताइएगा, कोई जल्दबाजी नहीं है। आइए हेडिंग डाल लीजिए हमारे चैप्टर का, जिस चैप्टर पर हम बात करने वाले हैं, वर्ण विचार। किस पर, वर्ण विचार। अब यहां पर वर्ण विचार में आने से पूर्व आपको एक दो बातें और जानी चाहिए। आपने पढ़ा होगा बचपन में वर्ण
अथवा अक्षर, वर्ण अथवा अक्षर, बहुत ध्यान से समझिएगा, वर्ण अथवा अक्षर पढ़ा होगा, या कहीं कहीं साथियों आपने यह भी पढ़ा होगा ध्वनि अथवा वर्ण, ध्वनि अथवा वर्ण। अब जरा आप ये बताओ, थोड़ा सा मैथ लॉजिक लगाओ, रीजनिंग लगाओ थोड़ा सा। वर्ण बराबर होता है अक्षर के और ध्वनि बराबर होती है वर्ण के, तो कहने का मतलब क्या है, तीनों चीजें बराबर हो गई कि वर्ण बराबर अक्षर, अक्षर बराबर ध्वनि, यानी तीनों बराबर हो गई। फिर भी अंतर है, क्या अंतर है, इसी पर हम अपनी क्लास की शुरुआत करते हैं। तो चलिए बहुत गूढ़तम तरीके से एक एक छोटे से छोटे पॉइंट को हम इंक्लूड करते हुए चीजों का अध्ययन करेंगे। तो आप लोग पहले तो आप ये हेडिंग डालो, देखो बहुत ध्यान से समझाएंगे कि ध्वनि क्या होती है, ध्वनि क्या होती है, हेडिंग डालिए। तो आप लिखिए भाषा की मौखिक इकाई, भाषा की मौखिक इकाई ध्वनि कहलाती है, भाषा की मौखिक इकाई ध्वनि कहलाती है। अक्सर आपसे पूछा जाता है कि ध्वनि क्या है साथियों, तो भाषा की मौखिक इकाई ध्वनि है। ध्वनि का मतलब, जैसे मैं आपसे कहूं मैं ताली बजा रहा हूं, देखो कुछ ना कुछ आवाज आपको जा रही होगी, तो ये क्या है, ध्वनि। अब इसको आप लिख नहीं सकते हो, इसको आप लिख नहीं सकते हो, लेकिन लिखने के लिए कुछ ना कुछ आप अब क्या करोगे, लिखने का प्रयास करोगे, उसको वर्ण का रूप दोगे। जैसे आप पानी बरसे, या फिर आपने देखा होगा कि पानी आपका भरा हो टप में और उसमें पानी गिर रहा हो, टप 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 टप। अब आपको एक आवाज सुनाई दे रही, कैसी आवाज, टप टप टप। ये जो आवाज आपको टप टप की आ रही है, यही आपकी क्या है, ध्वनि है। समझ में है कि नहीं। तो भाषा की मौखिक इकाई क्या है, ध्वनि है, जिसका कोई लिखित रूप नहीं होता। अच्छी बात है। उसी को अब जब आपसे आगे चल के पूछा जाएगा वर्ण के बारे में, वर्ण, अब देखो इसको हम लिख भी सकते हैं, ऐसा नहीं है। अब जैसे मैं कहूं, आपने पढ़ा भी होगा, आगे चल के आप पढ़ेंगे, जैसे मैं कहूं राम, राम शब्द में आपसे कहा जाए तो बनाओ, तो रा धन बड़ा आ, मा धन आ करोगे आप, तो इसमें ये न्यूनतम छोटा सा छोटा पार्ट जो है, जिसके और छोटे खंड नहीं किए जा सकते, इन्हीं को आप ध्वनि का रूप दे देते हो पढ़ने के लिए। क्यों, क्योंकि लिखोगे तो इसी फॉर्म में लिखोगे, बस पढ़ने के लिए दे देते हो, लेकिन इनका लिखित रूप क्या होगा, आगे बढ़ेगा। कैसे, जरा उस पर देखिए। ध्वनि के बाद हम पढ़ते हैं वर्ण। वर्ण क्या होता है साथियों, किसी भी भाषा की न्यूनतम इकाई, लोएस्ट इकाई, यानी आप जिसके और छोटे से छोटे खंड नहीं किए जा सकते। देखिए आपको बताना चाहूंगा, हिंदी भाषा एवं संस्कृत भाषा में अंतर है। ना छरती थी अक्षरा, अक्षर को वहां छोटा बना दिया गया, लेकिन हमारे हिंदी के पाणिनि जो हुए, किशोरीदास वाजपेयी की बात कर लीजिए, कामता प्रसाद गुरुजी की बात करिए, रामचंद्र शुक्ल की बात करिए, जितने भी विद्वान हुए, यहाँ पर ध्वनि के बाद वर्ण का भेद लाते हैं। आगे चल के मैं भी आपके बीच में वर्ण को हिलाऊंगा, बहुत अच्छे से उसके बारे में आपको मैं चीजों को बताऊंगा। तो वर्ण क्या होता है, वर्ण के बारे में सुनिएगा। देखिए वर्ण क्या होता है, ये कह दीजिए स्वर रहित और सहित, बहुत ध्यान से समझिएगा। रहित सहित, सहित का मतलब साथ में, रहित का मतलब बिना स्वर के, यानी वर्ण के बारे में आप कह सकते हो स्वर रहित ध्वनि, स्वर रहित ध्वनि। स्वर रहित ध्वनि ही क्या कहलाएगी, वर्ण कहलाएगी। यानी ये राम जो आप लिखे हो, इसी में जैसे रा क्या है, स्वर रहित है कि स्वर सहित। देखो र र र, इसमें अब कुछ भी कोई मात्र नहीं, एक अपने आप में एक व्यंजन वर्ण है। यानी अब आ क्या है, अपने आप में एक स्वर ध्वनि है, मां अपने आप में एक व्यंजन वर्ण है। तो ये जो छोटा सा छोटा वर्ण है, रा हो गया, क हो गया, ए हो गया, यही आपके क्या कहलाएंगे, वर्ण कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे, वर्ण कहलाएंगे। आगे चलो, अगला पॉइंट आता है मेरे साथियों अक्षर। अक्षर, ना छरती थी अक्षरा, ये तो संस्कृत में पढ़ेंगे, लेकिन यहां पे कहा जाता है स्वर के सहित ध्वनि, स्वर सहित ध्वनियां ही
अक्षर कहलाती हैं। लो, स्वर सहित ध्वनियां ही, स्वर सहित ध्वनियां ही अक्षर कहलाती है। यानी जैसे आपने राम लिखा था, इसी राम में रा को पढ़िए, माँ को अलग पढ़िए। ये रा अपने आप में एक क्या है? अक्षर। माँ अपने आप में क्या है? एक अक्षर। आखिर बड़ा, अब आपके मन में एक प्रश्न और उठ रहा होगा कि सर तीनों अलग है तो मानते एक क्यों हैं? उसका कारण क्या है? जरा समझो तो सही। देखो, ध्वनि अथवा वर्ण अथवा अक्षर मानने का एक ही कारण है, क्योंकि ध्वनियों का लिखित रूप क्या कहलाता है? वर्ण कहलाता है। और वर्ण जो होती है ये अक्षर का न्यूनतम रूप होता है, यानी छोटा सा छोटा भाग होता है। इसीलिए मेरे साथियों, कोई भी, अब बच्चे आप में से बहुत सारे लोग ये सोच रहे होंगे कि ठीक है कि स्वर सहित ध्वनियां जो होती हैं अक्षर कहलाती हैं। आखिर ये बताइए स्वर क्या हुए? तो स्वर अपने आप में अक्षर भी है, स्वर अपने आप में एक वर्ण भी है। स्वर स्वतंत्र ध्वनियां होती हैं, इसीलिए आगे आप पढ़ोगे स्वतंत्र ध्वनियां और परतंत्र। जो स्वतंत्र, किसी दूसरे पर आश्रित नहीं होती, वो राम में भी रह सकते हैं, रहीम में भी रह सकते हैं, वे आपके स्वर कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं साथियों? स्वर। यहां तक चीजें क्लियर है? अच्छा, आगे हम इनके बारे में बहुत डिटेल जब चर्चा करेंगे। आपसे पूछा जाता है हिंदी वर्णमाला के अंतर्गत, या वर्णों की संख्या पूछा जाता है, ध्वनियों की संख्या पूछी जाती है, अक्षरों की संख्या पूछी जाती है। अक्सर आप गलत कर देते हो, अक्सर आप गलती कर ही देते हो। मैं उस पर बहुत डिटेल में चर्चा नहीं करूंगा, फिर भी एक छोटा सा पॉइंट आपको बताता हूं। मैं इस लास्ट में इस पॉइंट को जो अभी बताने जा रहा हूं, इसको लास्ट में डिटेल में चर्चा करूंगा, क्योंकि अभी आप जान भी नहीं पाओगे। अभी आपने किताबों में, बहुधा किताबों में पढ़ा है, बहुधा शिक्षकों से पढ़ा है, वही चीजें आपको रटी हैं, वही चीजें आपको दिखेंगी, और उसका लॉजिक और कारण आप नहीं समझ पाओगे। इसलिए मैं बहुत डिटेल चर्चा नहीं करूंगा। फिर भी थोड़ा सा एक वर्ड लेता हूं, जैसे मैं कहूं मेरे शेर और शेरनियों, मेरे शेर और शेरनियों। चलिए आपसे इसी पर चर्चा कर देते हैं। शेर और शेरनी के साथ आपसे कहा जाए कि शेर को क्या करिए, आप आगे चल के संधि विच्छेद पढ़ोगे। अभी मैं संधि विच्छेद नहीं पढ़ा रहा हूं, अभी मैं वर्ण विच्छेद पढ़ा रहा हूं, वर्ण विच्छेद भी नहीं पढ़ा रहा हूं, ध्वनि विच्छेद पढ़ा रहा हूं। यानी वर्णों को भी और छोटा कर दोगे तो वही क्या हो जाएगी? ध्वनि विच्छेद। कैसे? जरा से सोचो भैया। पहले शेर शब्द है, शेर क्या है? शब्द। इसको पहले अक्षर में तोड़ते हैं तो आप कहोगे देखो ये अक्षर विच्छेद हो गया, से प्लस रा मिलकर के हुआ शेर, ये हुआ अक्षर। इसको अब मैं वर्णों में तोड़ता हूं, वर्णों में तोड़ूंगा तो सा में देखो किसकी मात्रा है? आ, ए की मात्रा। ए लिख देता हूं, रा लिखा हूं, और उसके बाद क्या लिखा हूं? राम में आ लिखा है। अब ये वर्ण हो गए, क्योंकि ध्वनियों का कोई लिखित रूप नहीं होता, इसीलिए यही जो रूप होते हैं यही क्या कहलाते हैं? आपकी ध्वनि भी कहलाती हैं। जैसे शेरनी आपको कहा जाए तो सा, से प्लस रा प्लस नी, इस तरीके से आप करोगे। तो नहीं 1 2 3 कितने? अब जैसे इसमें आपसे पूछा जाए कि बताओ शेर में कुल कितने अक्षर हैं, तो आप कहोगे गुरुजी 1 2। कितने अक्षर हैं? तो आप कहोगे 2 अक्षर। शेरनी में कहा जाए कितने अक्षर हैं, कहोगे से प्लस रा प्लस नी मिलकर के आप कहोगे 3 हैं। अच्छा, आगे चल के आपसे ध्वनि पूछा जाए कितने हैं, तो आप कहोगे गुरुजी 1 2 3 4। ध्वनियां कितनी हैं? 4। आपसे मैं प्रश्न पूछ रहा हूं, जरा इसी शेर में बताओ, इसी शेर में बताओ आप लोग वर्ण कितने हैं? चलो मेरा प्रश्न आपसे है, इसी शेर में वर्ण बताओ कितने हैं? ध्वनि मैं बता दिया, ये 4 क्या है? आपकी ध्वनि है। 4 क्या है? ध्वनि है। 2 क्या है? अक्षर है। 2 अक्षर का प्यारा नाम राम का आपने पढ़ा होगा, 2.5 अक्षर प्रेम का पढ़े तो पंडित होए। ढाकी 2.5 अक्षर, प्रेम में या प्यार में कितने अक्षर? 2.5। 2.5 लिखा नहीं जा सकता, इसीलिए उसको 3 मान लो या 2 मान लो, ठीक है ना? इसीलिए प्रेम अधूरा होता है। आपने पढ़ा ना, प्रेम अधूरा होता है ना, इसीलिए, क्योंकि वो अपने आप में अक्षर ही अधूरा है, तो प्रेम कहां से पूरा होगा मेरे भैया? तो बताओ, शेरनी में आपसे मैं कहूं कितनी ध्वनियां हैं, तो आप कहोगे गुरुजी स प्लस ए प्लस रा प्लस आ, उसके बाद ना में भैया बड़ी की मात्रा। अब इसको काउंट करो आप जरा, 1 2 3 4 5 6।
तो इसमें कितनी ध्वनियां हो गई? 6 ध्वनियां हो गई। कितनी ध्वनियां हो गई? 6 ध्वनियां हो गई। मेरे भैया आप लोग बचपन से एक चीज पढ़ के आ रहे हो, बता देता हूं। देखो बहुत सारे लोग अलग अलग जवाब दोगे, ठीक है। शेर में कितने वर्ण बताओगे? 1 2 3 4 वर्ण बताओगे, बिल्कुल गलत बताओगे। शेर में कितने वर्ण हैं? 3 वर्ण। शेर में कितने वर्ण हैं? 3 वर्ण हैं। शेरनी में कितनी वर्ण है? 1 2 3 4 5 6 के 6 मैं बता रहा हूं। शेरनी में कितने वर्ण हैं? 6 के 6। शेरनी में कितने वर्ण हैं? 6। अब आपके और टेंशन हो गया, हाय माई रे, ई कैसे हो? ई कैसे गुरुजी बता रहे हैं कि शेरनी में पूरा 6 गिन के बता दिए और शेरवा में बता रहे 3 है। ई कैसे? ई कैसे भैया, जानो तो पहले कैसे। देखिए शेर में आपने देखा कि इस शब्द का अंतिम अक्षर क्या है? छोटा आ है। छोटा आ अपने आप में आगे चल के आप पढ़ोगे मात्रा, इसकी कोई मात्रा नहीं होती है, इसकी कोई मात्रा नहीं होती है। इसीलिए जब आपसे पूछा जाएगा शेर में कितने वर्ण हैं तो 3 ही लोगे, इस छोटा आ को काउंट नहीं करोगे। आगे से ध्यान देना, ऐसे सभी शब्द जिनका अंतिम अक्षर, अंतिम वर्ण, अंतिम स्वर छोटा आ होगा, छोटा आ होगा, उसकी मात्रा काउंट नहीं की जाती है। क्यों? उस पर चर्चा करूंगा लास्ट क्लास में। एक क्लास में ये इतनी बातें नहीं बता सकता, ये बहुत बड़ा टॉपिक है, क्योंकि आपके बचपन से चीजें आप पढ़ते आ रहे हो। थोड़ा सा आप जानने का प्रयास करिए, चीजें तो हम आपको सिखा देंगे, आगे आपको बताएंगे ही, ठीक है। बाकी आप जानते रहिए, बस नियम यही आप जान लीजिए, केवल इतना भी जानिए, कहां से बता रहा हूं, कैसे बता रहा हूं, क्यों बता रहा हूं, कहां पूछा है, सब बताऊंगा। सारे प्रश्नों का जवाब आपके सामने दूध का दूध और पानी का पानी कर दूंगा। बस लेकिन ध्यान देना, एक एक स्टेप धीरे धीरे आपके जीवन में आएगा। तो शेर में कुल कितने वर्ण हैं? 3 वर्ण हैं। कितनी ध्वनियां हैं? 4 ध्वनि हैं। कितने अक्षर हैं? 2 अक्षर हैं। आपसे मात्रा भी पूछी जाएगी, मात्रा आगे बताएंगे। वैसे आपको बता देते हैं, सा में 1 की मात्रा, इसको 2 गिना जाएगा, रा में 1, ये तो 2 1 मिलकर के कितनी मात्रा? 3 मात्रा। आगे चल के हम इसको काउंट कराएंगे तो वहां बताएंगे। इसी तरीके से ये आता है। तो इतनी सी बातें आपको समझ में आया कि नहीं? हम अपने मूल विषय पर आते हैं। हमारा विषय यही था, ध्वनि, वर्ण और अक्षर के बारे में समझ लेना। तो हम आशा करते हैं कि ध्वनि, वर्ण अथवा अक्षर, इन तीनों के बारे में बहुत अच्छे से आप रूबरू हो गए होंगे, चिर परिचित हो गए होंगे। नहीं भी हुए होंगे तो अभी आने वाली क्लासेस में बहुत अच्छे से, आगे जितना मैं इसको लाते जाऊंगा आप उतने ही अभ्यस्त होते चले जाएंगे। आइए हम बात कर लेते हैं। अब आते हैं वर्ण विचार में। सबसे पहला पॉइंट यही आ जाता है कि वर्ण क्या है। तो वर्ण क्या है आपने समझ लिया, वर्ण अथवा अक्षर। आगे चल के मैं भी लिखूंगा वर्ण अथवा अक्षर। अच्छा, बच्चों के मन में ये आ रहा होगा कि सर जब आप भी लिखेंगे वर्ण अथवा अक्षर तो आखिर क्यों अलग बता दिया? मेरे भैया, हर एक प्रश्न के आने का एक औचित्य होता है, एक समय होता है। समय से पूर्व अगर कोई चीजें आ जाती हैं तो उसका मजा किरकिरा हो जाता है। इसीलिए समय आने दीजिए। पर्दे के पीछे क्या है ये दुनिया जानती है। इसका मतलब ये नहीं कि हम पर्दा ही हटा दें, हम पर्दे में ही ना रहें। वो रहना बहुत जरूरी है, क्योंकि उसी से हमारी इज्जत, उसी से हमारी शोहरत और उसी से हमारा मान, उसी से हमारा सम्मान है। तो चीजें धीरे धीरे आएंगी, आप घबराइएगा नहीं। बहुत धीरे धीरे हम पॉइंट टू पॉइंट चीजों पर चर्चा करेंगे। तो वर्ण अथवा अक्षर पर चर्चा करने से पहले आपको मैं बता देना चाहूंगा, आगे आप पढ़ेंगे वर्णमाला। क्या पढ़ेंगे पहले इस पर चर्चा कर लेते हैं, फिर हम वर्ण पर आएंगे। वर्णमाला, वर्णमाला का मतलब अगर हम इसको बनाएं तो आप देख रहे हैं वर्ण प्लस माला। वर्ण प्लस माला यानी वर्णों की माला ही क्या कहलाती है? वर्णमाला। वर्णों की माला ही कहलाती है वर्णमाला। इतनी सी बातें समझ में आया कि नहीं? अब देखिए, इसी में इससे भी बड़ा प्रश्न पूछा जाता है, वर्णों के व्यवस्थित, वर्णों के व्यवस्थित या वर्णों के क्रमबद्ध रूप को ही वर्णमाला कहते हैं। आप लिख लीजिए, चाहे वर्णों के
वर्णों के व्यवस्थित क्रम को वर्णमाला कहते हैं। वर्णमाला वर्णों के व्यवस्थित रूप को वर्णमाला कहते हैं। अब व्यवस्थित रूप कहने का मतलब कि पहले स्वर है, फिर व्यंजन है, किस तरीके से है, का, खा, गा, गा, पता लगा कुछ भी आप लिख दीजिए, तो ऐसा नहीं है कि कुछ भी आप लिख देंगे। वर्णों के व्यवस्थित रूप को वर्णमाला कहते हैं। आपसे प्रश्न पूछा जाता है, वर्णमाला में वर्णों की कुल संख्या, वर्णमाला में वर्णों की, मूलतः वर्णों की कुल संख्या 52 होती है। कामता प्रसाद गुरु के अनुसार अलग, किशोरी दास वाजपेयी के अनुसार अलग, लेखन के आधार पर अलग, उच्चारण के आधार पर अलग, इसीलिए प्रश्न पूछे जाते हैं अलग अलग। हर एक प्रश्नों पर बहुत बारीकी से चर्चा करेंगे। पहले हम वर्णमाला के 52 वर्णों पर अगर हम चर्चा करें तो आप पढ़ेंगे इसी में कि स्वर होता है, स्वरों की संख्या 11 होती है, ठीक है। और उसके बाद आप पढ़ेंगे अयोगवाह, यानी योग न होने के बाद भी जो वाहन करे इनकी संख्या आप पढ़ेंगे 2। फिर आपका आएगा इसी में व्यंजन, व्यंजनों की संख्या आप पढ़ेंगे भैया 33 होती है। फिर आप पढ़ेंगे संयुक्त व्यंजन, संयुक्त व्यंजनों की संख्या 4 होती है। और 2 आप पढ़ेंगे उत्क्षिप्त वर्ण, उत्क्षिप्त या द्विगुण वर्ण 2। अब इनको काउंट करो जरा, 11 2 13, 13 और 33 कितना हो जाएगा 44, 44 4 48, 48 2 50। अब बच रहा है कितना, 2 वर्ण और, जरा काउंट करो, 11 2 13, 13 और 13 3, 13 और 4 17 2 19 और 33 52 तो हो रहा है, पूरा तो हो जा रहा है। देखिए 11 2 13, 33 4 2 6। अब जोड़ो भैया, देखो 2 1 3 3 3 6 4 10, 2 12 का 2 हासिल लगो 1 1 3 4 और 1 हासिल लेकर आओगे 5, 52 हो जाएंगे, 52 हो जाएंगे। अब देखो इसके अलावा भी कुछ विद्वानों के अनुसार 3 वर्ण हैं, कुछ विद्वानों के अनुसार 5 वर्ण हैं, उन पर भी चर्चा करूंगा। आपसे आगे चल के पूछा जाता है हिंदी में मानक वर्णों की संख्या, मानकीकृत वर्णों की संख्या तो 56 हो जाएगी। वहां पर अरबी फारसी के वर्ण आ जाएंगे, नुक्ता चिन्ह वाले वर्ण आ जाएंगे, तो उनको हम टॉपिक वाइज हम लेकर के आएंगे। बहरहाल इतना केवल आप जानिए, हिंदी वर्णमाला में वर्णों की संख्या 52 है, मूलतः वर्णों की संख्या 52 है। अभी आगे आप मानक के आधार पर 56 पढ़ेंगे, कहीं 43 पढ़ेंगे, कहीं 44 पढ़ेंगे, उन पर हम चर्चा करेंगे आगे। तो इसको आप चाहो तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आइए आगे बढ़ाते हैं, अब हम अपने मूल विषय पर, वर्णों पर चर्चा कर लेते हैं। वर्ण क्या होते हैं, आपसे पूछा जाता है वर्ण के प्रकार। किसके प्रकार, वर्ण के प्रकार। वर्ण कितने प्रकार के होते हैं साथियों, वर्ण कितने प्रकार के होते हैं भैया, 2 प्रकार के। कौन कौन से वर्ण होते हैं, स्वर तथा व्यंजन, स्वर तथा व्यंजन। अब हम एक एक लाइन से पढ़ेंगे। स्वरों को इंग्लिश में वोवेल्स कहा जाता है, ठीक है। व्यंजन को कॉन्सोनेंट कहा जाता है। अब देखो स्वरों को संस्कृत में अच प्रत्याहार के अंतर्गत आते हैं, इसलिए अच कहा जाता है। ये हल प्रत्याहार के अंतर्गत आते हैं, इसलिए इनको हल कहा जाता है। तो यह भी प्रश्न बन सकता है, स्वर अच व्यंजन हल। मैं विधिवत चर्चा करूंगा, लेकिन पहले हम इनकी संख्या जान जाते हैं। स्वरों की संख्या होती है 11, व्यंजनों की संख्या होती है 33, और उसके आगे के वर्णों पर मैं चर्चा करूंगा। आइए थोड़ा सा पहले बस नॉर्मली चर्चा कर रहे हैं, बाकी हम फिर अगली क्लास में अपने हम स्वरों के भेद पर चर्चा करेंगे, व्यंजनों के भेद पर चर्चा करेंगे, उनके उच्चारण स्थान पर बहुत विधिवत चर्चा करेंगे। तो आइए आप हेडिंग डालिए, स्वर। स्वर, हिंदी में स्वरों की संख्या अगर आपसे पूछा जाए कितना होता है,
तो 11। अगर आपसे प्रश्न पूछा जाए वैदिक स्वरों की संख्या 13 होती है, लेकिन आपसे स्वर केवल पूछा जाएगा तो कितना होती है? 11 होती है। संस्कृत में स्वर कितने होते हैं? 9 होते हैं। अलग अलग आधार होता है, किस आधार को कहां पर आप सही मानेंगे इसको मैं आपको बताऊंगा। तो देखो हिंदी में 11 स्वर कौन कौन से होते हैं, देखिए बहुत ध्यान से सुनिएगा। छोटा आ, बड़ा आ, छोटी ई, बड़ी ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, री से ऋषि, ए ओ, और उसके बाद आता है औ। क्या आता है साथियों? औ आता है। अब देखो अ आ इ उ री ए ओ औ, इस आ की कोई मात्रा नहीं होती, बड़ा आ की मात्रा इस तरीके से, बड़ा आ, छोटी ई, बड़ी ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, री, ए ओ, और इसकी मात्रा इस तरीके से गिनी जाती है औ। क्या लिखी जाती है? औ। तो ये मात्रा है। आगे आप चल के पढ़ेंगे मात्रा, आगे हम पढ़ाएंगे, फिर भी यहीं पर थोड़ा सा आप जानते हुए चलिए। मात्रा भी आपको मैंने बता दिया, आ की कोई मात्रा नहीं होती है, आ की कोई भी मात्रा नहीं होती। आगे चल के आप पढ़ेंगे संस्कृत में 12 खड़ी, 12 खड़ी जब आप संस्कृत में ही नहीं हिंदी में भी पढ़ेंगे 12 खड़ी, जब आप हम व्यंजनों के बारे में चर्चा कर रहे होंगे। कक्का किक्की कुकू के को कनका, खक्का खिक्की खुखू खे खे खो खो खनका, गग्गा गिग्गी गुगू गे गे गो गो गंगा, गग्गा गिग्गी गुगू गे गे गो गो गंगा। तो आपने कौन कौन बच्चा बचपन में पढ़ा है, जरा कमेंट करके बताइए। किस किस बच्चे ने पढ़ा है जरूर बताइएगा कमेंट करके। अच्छा, इन पर मैं आगे चर्चा करूंगा जब इनके भेद पर आऊंगा। आगे इसी कर देखिए, स्वरों तो 11 हो गए। अब बच्चे आपके मन में आ रहा होगा कि गुरुजी आने और आहा कहां लेके डूब बैठे। देखो भैया, कहीं डूबे नहीं। आने और आहा ये अयोग वाह है। क्या है ये? अयोग वाह। आगे आप पर्यायवाची शब्द पढ़ेंगे। कुछ शब्द ऐसे भी होते हैं जिनके प्रारंभ में आ जोड़ने से उसका अर्थ उल्टा हो जाता है। अब देखो इसमें आ प्लस योग प्लस वाह। आ का मतलब होता है नहीं या निषेध के लिए प्रयोग किया जाता है। योग का मतलब होता है जोड़, और वाह का मतलब वाहन, वाहन का मतलब खर्च। यानी वाहन ना होने के बाद भी या खर्च ना होने के बाद भी जुड़े, यानी खर्च ना होने के बाद भी जुड़े, वही क्या कहलाता है? अयोगवाह। विधिवत विस्तृत चर्चा करेंगे, लेकिन थोड़ा सा जान लेते हैं। तो ये अयोगवाह होते हैं। अयोगवाह वर्णों की संख्या कितनी है? 2। अन और आहा, अन और आहा। अब इनका नाम पूछा जाता है कि अन क्या होते हैं? अन को कहा जाता है अनुस्वार, अन को कहा जाता है अनुस्वार, और आहा को कहा जाता है विसर्ग, विसर्ग या अनुनासिकता। देखो पहले इस पे समझो, अनुस्वार और विसर्ग पर चर्चा कर लेते हैं। इसी अनुस्वार में आप पढ़ेंगे, अनुस्वार के अलावा इसी में आप पढ़ेंगे अनुनासिकता। जब इसके भेद पर हम चर्चा करेंगे तब। आप यहां तक चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अनुस्वार का आपको मैंने बता दिया, और उसके बाद मैं इसी में बताऊंगा अनुनासिक। ठीक है, जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आइए आगे बढ़ें। अब देखो चीजों को हम थोड़ा सा समझते हैं। आगे तो हम आपको जो है जब व्यंजन पढ़ाएंगे तो व्यंजनों को स्वर रहित करना सिखाएंगे, तो वहां से चीजें बहुत सी आपके जीवन में, आपकी लाइफ में नई आएंगी। ठीक है, फिर भी यहां से हम कुछ चीजों को जानते हुए चलते हैं। अन का प्रयोग और आहा के प्रयोग के बारे में थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। देखो ये जो ऊपर अनुस्वार आप देख रहे हो, ऐसे समझ लो बिंदी कितने तरीके से, एक तो बिंदी इस तरीके से लगा दी जाएगी, एक आप पढ़ोगे ऐसे लगा दी जाएगी, एक आप पढ़ोगे कि ऐसे केवल सीधा लगा दी जाएगी। तो अनुस्वार के 3 रूप मिलेंगे। एक तो ये बेचारा मिल रहा है बिंदी वाला, एक ये मिल रहा है चंद्र बिंदी वाला, और एक मिल रहा है अर्ध चंद्र बिंदु वाला। तीनों के अलग अलग प्रयोग भी हैं, तीनों के अलग अलग प्रयोग भी हैं। कहां पर इनका प्रयोग, कहां पर इनका प्रयोग और कहां पर इनका प्रयोग किया जाता है,
इसको भी जानना बहुत जरूरी होता है। देखो ये जो होते हैं, आगे पढ़ोगे आप अनुनासिकता। क्या पढ़ोगे साथियों? अनुनासिकता। ये अनुनासिकता के अंतर्गत आ जाएंगे। और ये बेचारा जो है आपका अनुस्वार जो है, इसको नासिक लिखो, डायरेक्ट लिखो भैया, डायरेक्ट लिखो। इसको क्या लिखोगे? नासिक लिख लो। नासिक वर्ण के रूप का होता है। अब ये नासिक और अनुनासिकता में थोड़ी सी मैं चर्चा कर लेता हूं, फिर आज इस सेशन को यहीं पर विराम देंगे। आइए आप सबसे पहले इसका हेडिंग डालिए, ना अनुस्वार में डालिए नासिक, अनुस्वार में डालिए नासिक। नासिक, नासिक कहने का मतलब क्या है? आपका ये वाला जो है बिंदी वाला, ये इस तरीके से, या मैं डायरेक्ट इसको लिख देता हूं इस तरीके से। देखिए बहुत ध्यान से सुनिएगा, अनुस्वार का या नासिक वर्णों का कोई अपना रूप नहीं होता। यह बिना पेंदी का लोटा होता है। गांव में लोग कहते हैं ये बिना पेंदी का लोटा है। किस करवट बदल जाए कोई नहीं जानता। बिल्कुल वही हाल इसकी भी है। यह भी बिना पेंदी का लोटा है। जहां जिस बर्तन में रखोगे, जैसे जल को उसी का शेप बना लेती है, ठीक उसी तरीके से ये नासिक वर्ण जिस भी शब्द के साथ प्रयोग किया जाता है, उसी का पंचमाक्षर रूप धारण कर लेता है। क्या? पंचमाक्षर रूप धारण कर लेता है। अब कैसे पंचमाक्षर रूप धारण करता है, उस पर मैं चर्चा करता हूं। देखिए जैसे मैं आपसे कहूं, इसका कोई, जैसे आपने पढ़ा होगा गंगा की बात करता हूं। देखो बहुत ध्यान से सुनना, गंगा की बात कर लेता हूं। ये आपकी क्या है? नासिक वर्ण है। अब ये नासिक वर्ण आगे चल करके जब बदलेगा तो इसी के पंचमाक्षर वर्ण में यानी नासिक वर्ण में बदल जाएगा। अब ये नासिक वर्ण होता क्या है? व्यंजनों का वर्गों के अंतर्गत वर्गों के अंतिम वर्ण अथवा अक्षर ही नासिक वर्ण कहलाते हैं। अब देखो कैसे आप जानोगे। अब देखोगे कि ये जिस भी वर्ण के पहले आया होगा, जिस भी वर्ण के पहले आया होगा, उसी वर्ग के अंतिम अक्षर यानी पंचमाक्षर में बदल जाएगा। यानी अब जैसे गा है, गा किस वर्ग का है? का वर्ग का। का वर्ग का अंतिम अक्षर क्या है? अंगा। तो ये बिंदी आपकी किस में बदल जाएगी साथियों? अंगा में बदल जाएगी। यानी ये हो जाएगा कुछ इस तरीके से आपका गंगा। ये आपका रूप हो जाएगा गंगा। इस तरीके से आप लिखोगे गंगा। आपसे जैसे मैं कहूं पंखा लिख लीजिए, जैसे आपसे कहा जाए पंखा, ठीक है। अब अगर इस पंखा की अगर आपको बात किया जाए तो पंखा, अब ये खा किस वर्ग का है? तो खा आप कहोगे क वर्ग का है। का वर्ग का अंतिम अक्षर अंगा होता है, यानी खा बदल जाएगा उसमें, यानी ये आपका इसमें बदल जाएगा पंखा। बोलो यहां तक समझ में आया कि नहीं? यहां तक चीजें समझ में आई कि नहीं साथियों? जल्दी से उतार लीजिए। चलिए अब मैं इसको नियमबद्ध कर देता हूं, बाकी तो मैं इसको बहुत अच्छे से आपको पढ़ाऊंगा। देखिए वर्ग इसमें बदलेगा ये पंचमाक्षर वर्ण में। पंचमाक्षर वर्ण में शब्द, जैसे देखो वर्ग शब्द कैसे पंचमाक्षर में बदलेगा। देखिए अगर मैं कहूं का वर्ग, कोई भी वर्ण का वर्ग का है तो का वर्ण का नासिक वर्ण या का वर्ग का पंचमाक्षर वर्ण क्या होता है? अंगा। यानी का किस में बदल जाएगा? अगर का वर्ग का कोई भी वर्ण होगा तो अंगा में बदल जाएगा। च वर्ग इया में बदल जाएगा। ट वर्ग अणा में बदल जाएगा। च वर्ग न में बदल जाएगा। और प वर्ग में बदल जाएगा। अब देखो, अब का वर्ग के कुछ उदाहरण ले लो। जैसे मैं कहूं, पहले आपने लिखा ही था पंखा, चलो
पंखा हो गया, गंगा हो गया, यही दो बदलो। अच्छा, पंखा गंगा। अब पंखा को बदलोगे तो खा, खा दूसरा वाला देखोगे, जहां पर देखो, बहुत ध्यान से समझ लो, एक चीज बहुत बारीकी से समझो, ये बिंदी जहां लगती है उसके बाद वाला जो वर्ण है उसी को देखा, नहीं तो आप सोचो पा को आप देख लो, नहीं, खा को देखना है। ये जिस वर्ण से पहले लगा है, खा से पहले लगा है, तो पंखा से पहले लगा, खा किस वर्ग का है, का वर्ग का है, इसीलिए किस में बदल जाएगा, ये इस तरीके से हो जाएगा, अंगा लगेगा, पंखा हो जाएगा। अब जैसे गंगा है तो गा देखोगे, गा से क्या बनेगा आपका, गंगा हो जाएगा। शुद्ध उच्चारण आपका ये होता है। समझ में आया कि नहीं? अब चा वर्ग में बात करते हैं, जैसे चा वर्ग में, चा वर्ग के अंतर्गत आपके बहुत सारे वर्ण आते हैं, जैसे चंचल हो गया, पंछी हो गया ना। चलिए एक एक उदाहरण लिखते हैं, केवल चंचल लिखें कि पंछी लिखें, चंचल पंछी, चलिए चंचल ही लिखते हैं, चंचल। अब जैसे चंचल है तो देखो आप ये चा, इस चा को देखोगे, ये चा या वर्ग का है तो इसमें बदल जाएगा, देखो ये हो गया चंचल, देखो ये इस तरीके से आ रहा है, देखो क्या आ रहा है यहाँ पर, यहाँ आ रहा है। अच्छा, आपने एक चीज पढ़ा होगा व्यंजन, आगे आप पढ़ोगे व्यंजन, लिख लो, व्यंजन इस तरीके से लिख देते हो। अब देखो जा से पहले बिंदी यहां लिखा, जा से पहले, तो ये जा वाले में बदलेगा, जा वाले में बदलेगा, इसीलिए संस्कृत में जब आप देखते हो तो कैसे लिखा जाता है व्यंजन, ये आपको ध्यान होगा, ये इस तरीके से लिखा जाता है व्यंजन। अच्छा, आप बच्चों के मन में ये ख्याल आ रहा होगा कि यहाँ गुरुजी पूरा अंगा लिख के हलंत लगा दिए, यहाँ को आधा कर दिए, यह नियम होता है। वो स्वरों को और व्यंजनों को जब आप पढ़ लोगे तो वहां पर हम आपको व्यंजनों को स्वर रहित करना सिखाएंगे, तब जाके आप चीजें ज्यादा अच्छे से समझ सकोगे। अभी बस केवल आप इतना आप समझिए, चंचल से ये हो गया और ये हो गया। अब बात करते हैं टा वर्ग की, डंडा ले लीजिए और डंडा ले लीजिए, चलिए डंडा नहीं, कंटक लीजिए, कंटक, कंटक लीजिए। अब देखो टा है, टा के पहले बिंदी है तो टा बदलेगा, टा किस में बदलेगा, टा वर्ग का अंतिम वर्ण, टा वर्ग के नासिक में टे ठे डे ढे अणे, अणे अणे में बदलेगा, यानी ये बड़े बदलो भैया तो क्या हो जाएगा, अड़ा। ये देखो ये इस तरीके से हो रहा है आपका कंटक, देखो क्या यूज किया जा रहा है, आधा अड़ा, इस तरीके से ये स्वर रहित हो जाता है तो कंटक हो गया। ठीक है, आप इसी तरीके से कर सकते हो। अब देखो ता वर्ग की बात करते हैं, ता वर्ग में जब आप बात करोगे, आपने पंत के बारे में पढ़ा होगा ना, पंत, पंत लिखें। अच्छा, लड़कियां फंदा लगा लेती हैं, देखो चलो फंदा, ठीक है फंदा, चलो पंत भी आया है तो पंत भी बता देंगे, पंत और फंदा दोनों, फंदा। अब देखो तावर का यहाँ दा दिख रहा है, दा, दा के कारण आप बदलोगे ते थे दे धे ने। अब यहाँ देखो किसमें बदल रहा है, फंदा, आप इसीलिए आधा ना लगाते, फंदा। पंत, आप यहाँ देखो आधा ना लगाओगे, पंत। अच्छा, एक वर्ण बहुत प्यारा सा ले लो, हम क्या पढ़ रहे हैं, हिंदी, क्या पढ़ रहे हैं, हिंदी। कभी सोचा आपने कैसे बदल जाता है, देखो भैया बहुत ध्यान से सुनो, देखो हिंदी, ये ऐसे था, आपने देखा ऐसे था। अब देखो बिंदी किससे पहले है, इस दा से पहले, तो दा से पहले बिंदी किस में बदल जाएगी, नासिक में, दा वर्ग। दा वर्ग किस वर्ग के अंतर्गत आता है, ता वर्ग में। ता वर्ग का नासिक वर्ण ना होता है, इसीलिए मेरे भैया हिंदी को ऐसे लिखा जाता है, ये हिंदी लिखा जाता है। समझ में आया कि नहीं, बोलो। अच्छा, पा वर्ग में देखो, पा वर्ग का अंतिम अक्षर क्या होता है, मां में बदल जाएगा। अब मां में बदलो, जैसे आप ले लो एक वर्ण ले लो, नीचे देखिए कट तो नहीं रहा है गुरुजी, ओए गुरुजी नीचे कट तो नहीं रहा है, देखिए जहां लिख रहा हूं, खंभा, कटा तो नहीं है, चल दिख रहा है नहीं, ये देखिए खंभा। अब मैं बात करूं खंभा, अब खंभा आप लिखोगे तो ये इस भा के भा में बदलेगा, भा में बदलेगा। अब भा में किस तरीके से, भा पा वर्ग में आता है तो ये मां में बदल जाएगा, इसीलिए मेरे भैया ये इस तरीके से बदल जाता है खंभा। बोलो प्यार से, समझ में आया कि नहीं? यहां तक किसी को किसी प्रकार से दिक्कत हो तो बताइए, कोई किसी भी प्रकार से प्रश्न पूछना चाहता है तो पूछ लीजिए, ठीक है। अब मैं एक दो बहुत विवादित प्रश्न में आपको घेरता हूं, एक दो विवादित प्रश्न में आपको मैं घेरता हूं, और फिर आज के इस सेशन की हम शुरुआत में अब खत्म करेंगे। यानी देखिए, जैसे आपसे पूछा जाता है अंबा, ठीक है, अंबा। अब आपको पहले देखो क्वेश्चन आपको कैसे पकड़ना है,
प्रश्न को करने का तरीका सीख लो, प्रश्न को करने का तरीका सीख लो भैया। अब जैसे आपसे पूछे, आपको यही देखना है, बा है, बा किस वर्ग में आता है? पा वर्ग में। पा वर्ग का अंतिम वर्ण क्या होता है? मा होता है। पे फे बे भे मैं, तो ये किस में बदल जाएगा? माँ में। यानी यहाँ आधा ना, इस बिंदी का स्थान पर क्या आ सकता है? माँ आ सकता है। ये हो गया आपका अम्बा। क्या हो गया साथियों? अम्बा हो गया। तो बताइए समझ में आया कि नहीं? आशा करता हूं कि चीजें बहुत अच्छे से आपको समझ में आ गई होंगी। चलिए, अभी तो मैंने आपको पढ़ाया है, ये हो गया बिंदी। थोड़ा सा अनुस्वार पे भी जान लेते हैं, ठीक है? अनुस्वार के अलावा अनुनासिक पे भी जान जा सकते हैं। देखो, अनुनासिकता थोड़ा सा बस चर्चा करेंगे। अनुनासिकता पर अगर हम चर्चा करें, मुख के अलावा नाक से भी वर्ण, नाक से भी आवाज निकले तो अनुनासिकता का रूप धारण कर लेता है। और ऐसे वर्ण या ऐसे शब्द जिनमें शिरोरेखा के ऊपर मात्राएं होती हैं, वहां पर नासिक या अनुस्वार का प्रयोग, और जहां पर शिरोरेखा के ऊपर लाइनें नहीं जाती, वहां पर हम किसका प्रयोग करते हैं? अनुनासिकता का। जैसे आप जैसे देखिए, आपको में लिखा जाता है ना, में। अब में इस तरीके से ऊपर बिंदी, देखो माँ के ऊपर शिरोरेखा के ऊपर मात्रा, इसीलिए बिंदी इस तरीके से लगा दिया जाता है, ठीक है ना? इस तरीके से लगा दिया। जैसे मैं आपको कहूं आंख, आंख, अब देखो शिरोरेखा के ऊपर कोई मात्रा नहीं है, तो इस तरीके से आप यहां चंद्र बिंदी लगा देते हो। जबकि यहां पर हम क्या करते हैं? बिंदु लगा देते हैं। क्या लगा देते हैं? बिंदु लगा। जैसे कोमपल हो गया, चोंच हो गया। जैसे देखिए कोमपल, कोमपल। अब देखो साथियों, इस कोमपल में तो इस तरीके से आप चंद्र बिंदु लगा नहीं सकते हो, जब शिरोरेखा को ऊपर जाएगी, तो इसलिए इसको क्या किया जाता है? काट दिया जाता है। इसके लिए सही चिन्ह क्या होता है? हमें बिंदी लगाना होता है, कोमपल, ठीक है? इस पर हम विधिवत चर्चा करेंगे आपसे अगली क्लास में। एक प्रश्न आप सभी साथियों से है, आप सभी विज्ञ साथियों से है, इसको आप तैयार करके आइएगा। हम आपसे अगले चर्चा में, अगले जब हमारी मुलाकात होगी नेक्स्ट क्लास में साथियों, तो हम बहुत विधिवत चर्चा करेंगे। आप लोग विधिवत नोट्स बना लीजिए, आप अपनी एक नोट्स बना लीजिए बहुत अच्छे तरीके से। हमें जितना ज्ञान है साथियों, हम उस ज्ञान को सर्वाधिक से सर्वाधिक आपको देने का प्रयास करेंगे, और ऑथेंटिक ज्ञान के साथ ही आपको रूबरू कराएंगे, जो कि आपकी आने वाली परीक्षा में, आने वाले समय में जब आप हिंदी का संपूर्ण अध्ययन करने जा रहे हैं, तो चीजों से आप बहुत अच्छे से वाकिफ रहें। मेरा एक छोटा सा प्रश्न आप सभी साथियों से है, जिसका जवाब आपको देना है कमेंट के माध्यम से है। चलिए आइए लिख लीजिए, मेरा प्रश्न लिख लीजिए। हिंदी, मैं वैसे इस प्रश्न को बहुत लास्ट क्लास में ही चर्चा में लाऊंगा, फिर भी आज मैं पूछ ले रहा हूं। हिंदी शब्दकोश, हिंदी शब्दकोश में, हिंदी शब्दकोश में प्रथम वर्ण है, हिंदी शब्दकोश का प्रथम वर्ण कौन सा है? आपको जवाब देना है साथियों। अन, आ, क, तो ये प्रश्न आप सभी साथियों से है, ये आपका होमवर्क है। अगले सेशन में हम शब्दकोश से ही चीजों को प्रारंभ करेंगे। हम सबसे पहले हिंदी शब्दकोश पढ़ेंगे, उसके बाद हम फिर शब्दकोश के बाद फिर वर्णों के प्रकार यानी स्वर और व्यंजन पर चर्चा करेंगे। तो अभी हम धीरे धीरे चीजों को चलेंगे। हम पहले शब्दकोश के बारे में, फिर शब्द, या तो पहले हम क्या करते हैं वर्णों के प्रकार, अगले क्लास में हम स्वरों पर ही चर्चा करते हैं। ये क्लास हमारी लगभग लास्ट होगी, फिर भी हम देखेंगे कि कितने बच्चों ने सही जवाब दिया है। तो इस सेशन में इतना ही, मिलते हैं अगले पार्ट में। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी अपना सहयोग दें, सपोर्ट दें। कैसा रहा आपका यह सेशन, जरूर एक प्यारा सा छोटा सा कमेंट लिखिएगा, दिल को सुकून मिलेगा, और हमारे दिल को सुकून मिलेगा तो आपको रात्रि में नींद बहुत अच्छी आएगी। ठीक है साथियों, ऑल द बेस्ट, टेक केयर, ऑल ऑफ यू।